नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी के एक बार फिर से चौधरी स्टडी पॉइंट में। तो दोस्तों, आगामी सीटेट जनवरी 2025 हेतु हमने तैयारी परसों से प्रारंभ कर दी है। तो इसमें हम अभी कक्षा 6 हिस्ट्री की किताब कर रहे हैं, जिसमें हमने चैप्टर 1 और चैप्टर 2 पढ़ लिया है। तो यदि आपने चैप्टर 1 और चैप्टर 2 की वीडियो नहीं देखी है तो आप मेरे चैनल में जा कर के देख सकते हैं। और चैप्टर 1 और 2 के अब मेरा ये खुद के बनाए हुए नोट्स हैं जिनसे मैं पढ़ाता हूँ। मैं वो किताब के हूबहू फ़ोटो ला कर के फिर उसको, वो तो लिखी हुई है चीज़ें, वहाँ क्यों पढ़ाना। तो ये वो मूल नोट्स हैं जो मेरे खुद के बनाए नोट्स हैं, जिनको बना करके मैंने पढ़ा था और फिर इन्हीं से मैंने 120 अंक प्राप्त किए थे। तो आप मेरे इन नोट्स को पढ़ सकते हैं और बिल्कुल स्पष्ट चीज़ें सरल भाषा में लिखी हुई है, आपको बहुत मदद करेंगी अच्छे मार्क के साथ सीटेट प्राप्त करने हेतु, क्लियर करने हेतु। तो दोस्तों चलिए, अब हम आज चैप्टर संख्या 3 में प्रवेश करते हैं। और यहाँ पर आपके सामने जो चैप्टर का नाम लिखा हुआ है दोस्तों, वो आप देख सकते हैं, वो है आरंभिक नगर। ठीक है, तो ये आरंभिक नगर जो है ये आपको दोस्तों बताएगा हड़प्पा सभ्यता के बारे में, कि उस टाइम के आपने आरंभिक मानवों के बारे में तो पढ़ा, लेकिन आरंभिक नगर के बारे में दोस्तों आप आज पढ़ने जा रहे हैं। तो इसमें आप हड़प्पा सभ्यता के विषय में जानेंगे। ठीक है, तो हड़प्पा सभ्यता के बारे में जानने से पहले एक बार हम जान लेते हैं दोस्तों कि इसका क्या राज है। तो देखिए, इसमें ये कहता है कि लगभग एक छोटी सी कहानी बताता हूँ आपको, कि लगभग आपके 1500 साल पहले जब रेलवे लाइनें बिछाई जा रही थी दोस्तों पंजाब में, ठीक है ना, तो उस समय जो है वहाँ के इंजीनियरों की नज़र जो है वो हड़प्पा के नगर की कुछ खंडहरों पर पड़ी। अब उन खंडहरों से उन्होंने क्या किया, बहुत मजबूत मजबूत ईंटें थी, तो उन्होंने उन ईंटों को वहाँ से निकाल लिया। और उन ईंटों को निकाला तो इससे क्या हुआ, और फिर रेलवे लाइनें बिछाई तो इससे काफ़ी मजबूती मिली। तो लेकिन क्या हुआ इससे, कि जितने भी पुराने खंडहर थे, पुरानी इमारतें थीं, तो जब उसके 80 वर्ष पश्चात जब पुरातत्वविदों ने वो किया तो कहा कि इस उपमहाद्वीप के सबसे बड़े भागों में ये खंडहरें वगैरह सारी गायब होने लग गई थी। ठीक है, तो ये इससे पता चला कि ये जो जितनी भी वहाँ की इमारतें थी आसपास की, उन सभी इमारतों को और वहाँ से प्राप्त जितने भी आपके बिल्डिंग्स के अवशेष थे, मकानों के अवशेष थे, उन सभी नगरों को जो है हड़प्पा नगर के नाम से जाना जाने लग गया। हड़प्पा सभ्यता उसी को कहते हैं। अब चलिए, हड़प्पा सभ्यता के नगर के बारे में जो है दोस्तों थोड़ा विशेष रूप से जो है जाना जाए, और ये हड़प्पा सभ्यता नगर क्या है इसको जो है आप अभी जान सकते हैं। तो यहाँ चलिए दोस्तों, आपके सामने ये सबसे पहले पॉइंट आ रहा है कि हड़प्पा सभ्यता के नगर आधुनिक पाकिस्तान के पंजाब और सिंध प्रांत, भारत के गुजरात, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब प्रांतों में मिले हैं। दोस्तों, आपसे सीटेट में एग्जामिनर इस प्रकार के प्रश्न करेगा कि हड़प्पा सभ्यता के नगर जो हैं वो निम्न में से किन किन जगहों पर मिला है। तो उसमें जैसे कि एक ऑप्शन वो पाकिस्तान का दे देगा, और बाकी ऑप्शनों में जो है वो पंजाब, सिंध प्रांत, गुजरात, राजस्थान, हरियाणा इत्यादि को नहीं देगा, कुछ और ही राज्य दे देगा। तो आपने इन चारों राज्यों का नाम जो है याद करके जाना है कि किन किन जगहों पर हड़प्पा सभ्यता के नगर मिले हैं। ठीक है, दूसरा पॉइंट है इसी के अंतर्गत कि हड़प्पा के नगरों को 2 या उससे अधिक भागों में विभाजित किया गया था। ये भी प्रश्न कई बार सीटेट पे पूछा जाता है कि हड़प्पा के नगरों को कितने भागों में विभक्त किया गया था। वो ऑप्शन में देगा 2 भागों में, 3 भागों में, 4 भागों में, 5 भागों में। तो याद कर लेना दोस्तों, हड़प्पा सभ्यता के नगरों को 2 भागों में विभक्त किया था। तीसरा पॉइंट कि इन नगरों के ऊंचाई वाले भाग को पुरातत्वविदों ने नगर दुर्ग कहा और निचले हिस्से को निचला नगर कहा। देखिए, इसको 2 भागों में बांटा, तो 2 भागों में सबसे ऊपर वाले भाग को इन्होंने नगर दुर्ग कहा था, जो कि ऊंचा भाग था, और जो नीचा वाला भाग था उसको निचला नगर कहता था। तो एक प्रश्न ऐसा सीटेट में जरूर पूछा जाता है, कई बार मैंने देखा है पूछा गया है, पुराने पेपरों को आप उठा करके देख लें, तो कहता है कि हड़प्पा के ऊंचे वाले नगर को निम्न में से क्या कहा जाता है। तो वहाँ पर आपको दोस्तों नगर दुर्ग का एक ऑप्शन मिलेगा, तो आपने नगर दुर्ग पर टिक करना है। फिर इसके अंदर एक और पॉइंट आता है कि 4 दीवारियां पक्की ईंटों की बनाई जाती थी, जिस कारण इन नगरों की दीवारें बहुत मजबूत रहती थी। ये प्रश्न पूछ सकता है कि हड़प्पा के नगरों की दीवारें मजबूत क्यों रहती थी। इसलिए रहती थी क्योंकि यहाँ पक्की ईंटों की जो है वो इमारतें बनाई जाती थी। ठीक है,
अब दूसरे टॉपिक पर चलते हैं इसी पाठ में, हड़प्पा नगरों की विशेषताएं। तो देखो दोस्तों, ये जो दो लिखा है ना, ये आपका टॉपिक है, ठीक है, और ये जो पॉइंट्स है ना, ये वाले पॉइंट्स, ये इसके अंतर्गत आने वाले पॉइंट्स हैं, ठीक है। तो इन पॉइंट्स को भी आप समझेंगे सही से। अब चलिए, कहता है कि हड़प्पा नगरों की विशेषताएं। तो दोस्तों, क्या विशेषताएं थी हड़प्पा नगरों की? तो निम्न विशेषताएं थी। सबसे पहली विशेषता ये थी कि मोहनजोदड़ो में स्नानागार बनाया गया था, बहुत बड़ा जो है वह स्नानागार। तो ये प्रश्न दोस्तों 100% पूछा जाता है कि सबसे बड़ा स्नानागार पुरातत्वविदों को किस पुरास्थल पे प्राप्त हुआ? तो आपने टिक करना है मोहनजोदड़ो पे, ये बड़ा प्रसिद्ध है। दूसरा, कालीबंगा और लोथल जैसे अन्य नगरों में अग्निकुंड मिले हैं जहां यज्ञ किए जाते थे। ये प्रश्न भी इस बार आया था कि अग्निकुंड जो है वह किस निम्न में से किन पुरास्थलों में मिला है? तो पहला कालीबंगा और लोथल, ठीक है। मोहनजोदड़ो और लोथल जैसे कुछ नगरों में बड़े बड़े भंडार गृह मिले हैं। तो मोहनजोदड़ो में और लोथल में बड़े बड़े भंडार गृह आपको मिले हैं। ये बात याद रखनी है कि सबसे बड़े बड़े भंडार गृह किधर मिले हैं? तो मोहनजोदड़ो में और लोथल में। हड़प्पा के नगरों में घर आम तौर पर 1 या 2 मंजिले होते थे और घर के चारों ओर कमरे बनाए जाते थे। दोस्तों, ये प्रश्न ना कई बार ये बच्चों को, विद्यार्थियों को, प्रतिभागियों को जो है कंफ्यूज करने के लिए 3 से 4 बार ये प्रश्न पूछा जा चुका है कि हड़प्पा के नगरों के घर आम तौर पर 1 मंजिला हुआ करता था, 3 मंजिला हुआ करता था, 2 मंजिला हुआ करता था, 4 मंजिला हुआ करता था, ऐसे 4 ऑप्शन दे करके। अब आदमी कंफ्यूज कि यार ये तो इतनी छोटी सी बात थी, हमने पढ़ी नहीं, लेकिन बाबू बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। ये 2 मंजिले होते थे, ठीक है, और घर के चारों ओर कमरे बनाए जाते थे। इन नगरों में लिपिक भी होते थे जो मुहरों पर लिखते थे। लिपिक होती थी मुहरों पर लिखने वाली, ठीक है, लोग एक लिपि टाइप सा होता था। हड़प्पा सभ्यता के लोग पत्थर की मुहरें बनाते थे, ठीक है। पूछ सकता है किस सभ्यता के लोग पत्थर की मुहरें बनाते थे? तो हड़प्पा सभ्यता के लोग पत्थर की मुहरें बनाते थे, जो किस आकार का होता था? तो ये भी पूछ सकता है हड़प्पा सभ्यता के लोगों की मुहरें का आकार कैसा होता था? तो आयताकार होता था, और इन मुहरों पर सामान्यतः जानवरों के चित्र मिलते हैं। देखो दोस्तों, ये प्रश्न भी आया है, ऐसे पूछा है कि हड़प्पा के मुहरों पर किसका चित्र चित्रित किया गया है? तो जानवरों के चित्र को चित्रित किया गया है। अगला पॉइंट है, हड़प्पा सभ्यता के लोग काले रंग से डिजाइन किए हुए खूबसूरत लाल मिट्टी के बर्तन बनाते थे। चूंकि आपने पढ़ा है कि लाल मिट्टी का बर्तन है, काली मिट्टी का बर्तन, और एक पर लाल रंग से ही चित्रित किया जाता था और एक पर काले रंग से चित्रित किया जाता था, तो दोनों अलग अलग थे। तो जो हड़प्पा में जो मिला था दोस्तों, वो मिला था काले रंग से डिजाइन किए हुए खूबसूरत लाल मिट्टी के बर्तन। यहाँ पर बर्तन कैसा था? लाल मिट्टी का था, और इस पर चित्रित कैसे किए गए थे? काले रंग से, ठीक है। फिर कहते हैं मोहनजोदड़ो से कपड़े के टुकड़े के अवशेष, चांदी के एक फूलदान के ढक्कन, फेयंस तथा कुछ अन्य तांबे की वस्तुओं से चिपके हुए मिले हैं, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपको कहाँ से मिली हैं? ये सारी चीज़ें आपको मिली हैं हड़प्पा के पुरास्थल से। अब अगले पे चलते हैं, हड़प्पा में होने वाली वस्तुओं का आयात। तो हड़प्पा के लोग तांबे का आयात राजस्थान से एवं पश्चिम एशियाई देश ओमान से भी करते थे। तो ये बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों, आप लोग इसको कर सकते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आपने इसको बिल्कुल भी मिस नहीं करना है, ये जो मैं पढ़ाने के लिए जा रहा हूँ, और इसके अंतर्गत ये जितने भी पॉइंट आ रहे हैं, इनमें से किसी को भी मिस नहीं करना है आपको, ठीक है दोस्तों। ये बिल्कुल आप रिमार्क कर लीजिए इसे। चलिए, कहता है कि हड़प्पा में के लोग जो है तांबे का आयात कहाँ से करते थे? तो राजस्थान से और ओमान से, ठीक है। धातु टिन का आयात ईरान और अफगानिस्तान से किया जाता था, और सोने का आयात कर्नाटक से तथा बहुमूल्य पत्थरों का आयात गुजरात, ईरान और अफगानिस्तान से किया जाता था। ये 3 चीज़ को जरूर रट लेना दोस्तों। चौथा टॉपिक है गुजरात में हड़प्पा कालीन नगर का सूक्ष्म निरीक्षण। थोड़ा सा निरीक्षण कर लेते हैं हड़प्पा कालीन नगरों का, जिसमें कच्छ के इलाके खदिर बेत के किनारे धौलावीरा नगर बसा था। धौलावीरा नगर कहाँ बसा था?
कच्छ के इलाके खदिर बेत, ठीक है, यहाँ साफ पानी मिलता था तथा जमीन उपजाऊ थी। यह नगर 3 भागों में विभक्त था। दोस्तों जैसे कि हमने अभी पढ़ा था कि हड़प्पा के नगरें जो थे वो 2 भागों में विभक्त थे। ऊपर वाला भाग नगर दुर्ग, नीचे वाला भाग निचला नगर कहलाता था। लेकिन जो गुजरात के जो ये खदिर बेत में जो धौलावीरा नगर था, ये दोस्तों 3 भागों में बटा हुआ था। तो ये कंफ्यूज करने के लिए कई बार एग्जामिनर पूछ देता है। नेक्स्ट पूछता है कि साबरमती की एक उपनदी के किनारे बसा लोथल नगर ऐसे स्थान पर बसा था जहां कीमती पत्थर जैसा कच्चा माल आसानी से मिल जाता था। यहां एक भंडार गृह भी था, यहां से मुहरें मिली हैं, यहां मनके भी मिले हैं। इसको जरूर याद कर लेना दोस्तों, क्योंकि ये कुछ ऐसे स्थान हैं हड़प्पा के जहां से ये मुख्य मुख्य चीज़ें मिली। और ये पूछता है कि ये चीज़ें कहाँ से मिली हैं, वो चीज़ें कहाँ से मिली है, भंडार गृह कहाँ मिला, कीमती पत्थर किस स्थान से मिला, मनके किस स्थान से मिले, फेयंस कहाँ से मिले, इसको जरूर याद करना। लास्ट टॉपिक है हड़प्पा सभ्यता के अंत का रहस्य। चूंकि दोस्तों 4700 वर्ष पूर्व जो है हड़प्पा सभ्यता का आरंभ हुआ और 3900 वर्ष पहले ये समाप्त हो गया, और इसके 1400 वर्ष बाद एक नई सभ्यता का आरंभ होता है, एक नया नगर बसता है। ठीक है, तो हड़प्पा सभ्यता के अंत का रहस्य जो है दोस्तों वो आज तक स्पष्ट नहीं हो पाए, इतिहासकार भी स्पष्ट नहीं कर पाए कि क्यों इसका अंत हो गया। लेकिन ये कहा जाता है कि 3900 साल पहले इस सभ्यता का अंत हो गया, और इन सब का कारण नदियों का सूखना, जंगलों का विनाश, बाढ़ का आना, शासकों का नियंत्रण समाप्त हो जाना इत्यादि मुख्य कारण बताए जा रहे हैं। तो दोस्तों ये एक प्रश्न जरूर पूछा जाता है कि हड़प्पा सभ्यता के अंत का क्या कारण है, तो उसमें 3 दे देगा कारण जो कारण है ही नहीं, लेकिन एक कारण दे देगा जो इसमें से है, जो मैंने लिखा है। ठीक है, लेकिन दोस्तों ऐसा कहा जाता है कि बाढ़ अगर आया होगा तो हड़प्पा इतना बड़ा था तो सब प्रत्येक नगर में तो नहीं आया होगा बाढ़, कुछ क्षेत्रों में आया होगा, लेकिन फिर प्रत्येक क्षेत्र का वो हो जाना, मोहनजोदड़ो के स्नानागार का नाश हो जाना, पानी का सूखना, मोहनजोदड़ो के इलाके में जो है रोड पे ही कचरा का जमा होना, बस्तियों का उजड़ जाना, ये तो ये सारी चीज़ें बताता है कि ये सब कारण हो सकता है। क्योंकि जंगलों का विनाश भी हो सकता है, क्योंकि लोग जंगल पर आश्रित रहते थे, शिकार करते थे, हिरण वगैरह घास चरते थे, तो समाप्त हो गए हो जंगल, तो ये सब कुछ मुख्य कारण हो सकता है। तो ऐसा अंत का रहस्य इसका बताया जाता है। ठीक है दोस्तों, तो ये नोट्स मेरे द्वारा बनाया गया है, और ये लिंक जो आप देख रहे हैं, इस लिंक से जाकर के आप मेरे सीधा इस पर क्लिक करेंगे 1-2 बार तो आप सीधा मेरे यूट्यूब चैनल पे पहुंच जाएंगे जहां ये पढ़ा है वो अपलोड है। अच्छा, और इस नोट्स अगर चाहिए ये नोट्स तो मैं डिस्क्रिप्शन में अपना नंबर दे देता हूं, आप मुझे व्हाट्सएप पर नोट्स लिख करके मैसेज करें, मैं आपको ये नोट्स प्रदान कर दूंगा। तो ठीक है दोस्तों, आशा करता हूँ कि आपको आज की कक्षा अच्छी लगी होगी। यदि अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं कल फिर चैप्टर संख्या 4 के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।